हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू इनसाइड बॉटनी। मैं डॉक्टर दीपमाला सिंह और आज का टॉपिक है बच्चों फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चैप्टर है प्लांट फिजियोलॉजी का। बच्चों आपको पता है कि जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं उसमें प्लांट फिजियोलॉजी सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि प्लांट फिजियोलॉजी में अगर आपने फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन, हार्मोन्स ये सब अच्छे से समझ लिया तो समझ लीजिए कि आपके 30% क्वेश्चन आपके हाथ में हैं। तो आज हम लोग शुरू करते हैं फाइटो हार्मोन्स। फाइटो हार्मोन्स जिनको प्लांट हार्मोन्स भी कहते हैं। तो प्लांट हार्मोन्स क्या होते हैं बच्चों? ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं जो नेचुरली प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और बहुत छोटी मात्रा में प्लांट में प्रोड्यूस होते हैं और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं। तो इनका साइट ऑफ एक्शन और साइट ऑफ सिंथेसिस दोनों अलग अलग होता है, तभी इनको हम लोग हार्मोन की कैटेगरी में भी रखते हैं। क्योंकि आपको पता है एंजाइम्स जो है उनका साइट ऑफ एक्शन और साइट ऑफ सिंथेसिस दोनों सिमिलर है, यहाँ पर दोनों अलग अलग है। इनको हम एज अ मैसेंजर भी कहते हैं, क्योंकि प्लांट में ये वो मैसेज कन्वे कर रहे हैं जिसके द्वारा आगे की वाइटल एक्टिविटीज़ प्रभावित होंगी। तो हार्मोन्स का होना प्लांट में बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये उनकी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में पूरी तरह से इनका योगदान है। तो सबसे पहले हम बात करें कि फाइटो हार्मोन्स में कौन कौन से हार्मोन्स हमें पढ़ने हैं। तो बच्चों इसके लिए एक हम वर्ड यूज़ करते हैं प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स। यहाँ रेगुलेटर वर्ड यूज़ करने का मतलब ये है, नॉर्मली हम लोग इसको एज अ सिनोनिम्स के रूप में यूज़ करते हैं प्लांट हार्मोन के, बट रेगुलेटर हम वर्ड इसलिए यूज़ कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पर ग्रोथ प्रमोटर्स भी हो सकते हैं और ग्रोथ इनहिबिटर्स भी हैं। अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की, तो जैसा नाम ही सजेस्ट कर रहा है ये क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इनका योगदान है प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाने में। और इनहिबिटर्स की क्या ज़रूरत है प्लांट में? इनहिबिटर्स जैसा नाम बता रहा है कि ये उसकी ग्रोथ को क्या करेंगे, रोकेंगे। तो बच्चों टाइम टू टाइम प्लांट की ग्रोथ को चेक करना भी बहुत ज़रूरी है। इनका रोल और भी इम्पॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि जब स्ट्रेस है, वाउंड है, ऐसी स्थिति में किस सेल्स को कब डाई होना है, उस समय में इनकी सिग्नलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। क्योंकि आपको पता है बच्चों, अगर इन्फेक्टेड कोई सेल है और उसकी ग्रोथ बढ़ रही है तो वो इन्फेक्शन क्या होता है, फैल जाता है। इसी तरह अगर स्ट्रेस का समय है, स्ट्रेस कंडीशन में जब न्यूट्रिशन या वाटर ऑलरेडी कम है और सेल की ग्रोथ बहुत ज़्यादा बढ़ रही हो, तो भी क्या हो सकता है, सेल को नुकसान उठाना पड़ सकता है आगे चल के, और इसका पूरा नुकसान पूरे प्लांट पे पड़ेगा। तो इसलिए उसकी ग्रोथ को टाइम टू टाइम चेक करना दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये काम क्या करते हैं, ग्रोथ इनहिबिटर्स ये काम को करते हैं। तो अगर हम बात कर रहे हैं ग्रोथ प्रमोटर्स की, तो इसमें आ जाएंगे आपके ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। तीनों के ही नाम ही आपको याद होंगे, ऑक्सिन, जिबरेलिन एंड साइटोकाइनिन्स। जबकि ग्रोथ इनहिबिटर्स में हम पढ़ेंगे एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन। ऑक्सिन जिसका प्रिकर्सर है ट्रिप्टोफैन और जिबरेलिन उसका प्रिकर्सर है एसिटिल कोएंजाइम ए। साइटोकाइनिन का प्रिकर्सर है एडेनिन या कोई भी प्यूरिन की हम बात कर सकते हैं, प्यूरिन इसके प्रिकर्सर्स हैं। और ग्रोथ रेगुलेटर्स में जो नेक्स्ट है ग्रोथ इनहिबिटर्स, इसमें एब्सिसिक एसिड का प्रिकर्सर क्या है बच्चों, कैरोटेनॉइड्स, और इथाइलिन का मेथियोनिन। आपको ये प्रिकर्सर्स याद रखने हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन इस पे पूछे जाते हैं कि प्लांट ये ग्रोथ हार्मोन्स के प्रिकर्सर क्या है। प्रिकर्सर यानी प्री, जैसे नाम में ही पता चल रहा है, इसका मतलब है कि इनके आने से पहले ये, यानी कि एक तरह का ये रॉ मटेरियल है जो आगे इन ग्रोथ हार्मोन्स को बनने में हेल्प करता है। तो इनका प्लांट में होना बहुत ज़रूरी है, तभी ये हार्मोन्स बन पाएंगे। तो सबसे पहले हम बात कर एक और कैटेगराइजेशन कर लेते हैं इनको समझने के लिए कि ऑक्सिन का काम क्या है। ये सेल एलोंगेशन में हेल्प करता है, ग्रोथ इसकी कैसे हो रही है, सेल एलोंगेशन के द्वारा हो रही है। जिबरेलिन का कैसे इफेक्ट कर रहा है, ये सेल ग्रोथ जो कर रहा है वो सेल एलोंगेशन और सेल डिवीजन दोनों टाइप को प्रमोट करके कर रहा है। जबकि साइटोकाइनिन जो है ये क्या कर रहा है, सेल डिवीजन को प्रमोट कर रहा है, इसी वजह से ग्रोथ हो रही है प्लांट में। और एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन की तो हम बाद में बात करेंगे, क्योंकि आपको बच्चों पता है कि ये सेनेसेंस और एजिंग में हेल्प करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं ऑक्सिन से, क्योंकि ऑक्सिन एक ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन है और इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, तो ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो सबसे पहले बात करें कि ऑक्सिन कहाँ प्रेजेंट होता है। तो किसी भी ग्रोइंग प्लांट की जो टिप होती है, जिसको हम लोग एपेक्स कहते हैं, एपिसेस, जैसे शूट एपेक्स, रूट एपेक्स, तो आपको वहाँ पर ऑक्सिन की मात्रा सबसे ज़्यादा मिलेगी।
क्योंकि यहाँ पर ही ऑक्सीजन सिंथेसाइज होता है और फिर डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है। इसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा? इसका डिस्ट्रीब्यूशन सेल टू सेल यानी कि यूनी डायरेक्शनल है। टिप से अगर हम शूट टिप की बात कर रहे हैं तो क्या हो गया? बेसिपिटल हो गया, यानी शूट टिप से नीचे की तरफ डायरेक्शन इसका नीचे है और ये सेल टू सेल कैरी किया जा रहा है। सेल टू सेल कैसे कैरी होगा? यहाँ पर क्या होगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट वर्क करेगा और कंसंट्रेशन के अकॉर्डिंगली ये मूव करेगा हायर टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ। इसके बाद इसमें वेस्कुलर बंडल बिल्कुल इन्वॉल्व नहीं होते हैं इनके ट्रांसपोर्टेशन में, यानी सिर्फ पैरेन्काइमा जो सेल है उसमें ही ये उसके द्वारा ही ये कैरी किए जा रहे हैं और पूरे प्लांट में डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। अगर हम इसकी डिस्कवरी की बात करें तो इसकी डिस्कवरी सबसे पहले डार्विन के एक्सपेरिमेंट से सामने आती है। डार्विन का जो एक्सपेरिमेंट है कोलियोप्टाइल टिप पे फेलेरिस ग्रास की। कोलियोप्टाइल टिप क्या होता है बच्चों? जब कोई भी मोनोकॉट प्लांट ग्रो करता है तो जो उसमें फर्स्ट ग्रोन शूट होता है उसको हम लोग कोलियोप्टाइल कहते हैं। तो बिल्कुल इनिशियल स्टेज में ही प्लांट के कोलियोप्टाइल टिप पे उन्होंने देखा कि जब लाइट के साथ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, यानी अगर हम यूनिलेटरल लाइट दे रहे हैं, एक साइड से लाइट का सोर्स दे रहे हैं, तो वो प्लांट लाइट की ओर बेंड कर रहा है। तो और अगर हम उस टिप को काट के हटा दें तो कोई बेंडिंग नहीं है, प्लांट सीधा ग्रो कर रहा है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि कुछ ना कुछ टिप में ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो प्लांट को ये बता रही है कि लाइट की तरफ हमें मूव करना है, यानी कि लाइट की तरफ बेंडिंग शो कर रही है। और आगे इस पे हम जाएं तो इसमें बॉयस एंड जेनसन का एक्सपेरिमेंट है जिसमें उन्होंने माइका शीट और अगर शीट का इस्तेमाल करके देखा है। जब हम लोग माइका शीट इंसर्ट कर देते हैं, यानी कि टिप और बाकी के पार्ट के बीच में माइका इंसर्ट कर दिया जाए, तो टिप में जो भी केमिकल है वो नीचे तक फ्लो नहीं कर पा रहा है। माइका शीट उसको क्या कर रही है? रोक ले रही है बिल्कुल से। तो इसका क्या मतलब हुआ? अब इन्फॉर्मेशन नीचे तक नहीं पहुंच रही है और सेल की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो उसकी वजह से भी क्या है? कोई बेंडिंग नहीं हो रही है, कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही है। अब ये बेंडिंग हो ही क्यों रही है अगर हम इसकी बात करें तो चूंकि जब लाइट एक तरफ से पड़ रही है तो जो भी ऑक्सीजन सिंथेसाइज हो रहा है केमिकल, उनका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन जब लाइट की तरफ ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं जाता है, जहाँ डार्क है उधर की और सारे ऑक्सीजन मूव करना शुरू कर देते हैं। तो जो डार्कर एरिया है वहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ जाता है और जहाँ ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा वहीं पर सेल इलोंगेशन हो जाएगा। जैसे ही सेल इलोंगेट करती है और यानी एक तरफ जो शेडेड साइड है वहाँ पर इलोंगेशन ज़्यादा बढ़ गया और जो लाइट में है वहाँ पर इलोंगेशन कम रह गया, तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? बेंडिंग हो जाएगा। तो इस तरह से ये बेंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि यहाँ पर क्या है? सेल की ग्रोथ बढ़ रही है, सेल की ग्रोथ इलोंगेशन में बढ़ रही है। ये इलोंगेशन जो है क्यों हो रहा है? इसमें सेल वॉल की प्लास्टिसिटी बढ़ जा रही है, इसमें वाटर का फ्लो ज़्यादा बढ़ जा रहा है जो उसको टर्गर को मेंटेन कर रहा है। तो इस तरह से इसमें सेल ग्रोथ रिपोर्टेड है। और हम बात करें तो और आगे एक्सपेरिमेंट्स हैं। पाल 1919 में उन्होंने अवीना कोलियोप्टाइल पे एक्सपेरिमेंट किया था और उन्होंने टिप को कट करके और हाफ पे लगा के देखा कि अब क्या हो रहा है। तो जिधर टिप था वहीं पर सारे इंफॉर्मेशंस मिले और वहीं पर बेंडिंग शुरू हुई। इसका मतलब ये हुआ कि जहाँ पर टिप नहीं है वहाँ पर कोई इन्फॉर्मेशन पास ऑन नहीं हो रही है और बेंडिंग नहीं हो रही है। तो इस तरह से ये कंक्लूजन निकला कि कोई ना कोई केमिकल एजेंट है जो ये इन्फॉर्मेशन दे रहा है। तो वो केमिकल एजेंट कौन है और कैसे इन्फॉर्मेशन दे रहा है? इसको ये जो केमिकल एजेंट है ये नॉर्मली क्या है बच्चों, मैंने आपको बताया नेचुरली अकरिंग होते हैं, लेकिन कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन भी हैं जो सिंथेसाइज किए गए हैं। तो नॉर्मली जो नेचुरल ऑक्सीजन है उनका हम नाम लें अगर तो वो है इंडोल एसिटिक एसिड, फेनिल एसिटिक एसिड, 4-क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड और इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। इसमें से इंडोल ब्यूट्रिक एसिड जो है इसको सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर में यूज़ किया जाता है। ये क्वेश्चन भी बहुत आता है, इसको आप याद कर लें। सबसे ज़्यादा टिश्यू कल्चर में यूज़ होने वाला ऑक्सीजन कौन सा है? इंडोल ब्यूट्रिक एसिड। उसके बाद कुछ सिंथेटिक ऑक्सीजन्स भी प्रेजेंट हैं जिनको जैसे कि NaA नैप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D जिसको 2,4-डाइक्लोरोफिनॉक्सी एसिटिक एसिड भी कहते हैं, और IPA इंडोल प्रोपियोनिक एसिड एंड 2,4,5-T। इसमें से 2,4-D और 2,4,5-T का नाम आपने एज अ हर्बिसाइड भी सुना होगा। हर्बिसाइड की तरह इसका मतलब है कि जो इसके इफ़ेक्ट हैं ऑक्सीजन के वो एज अ हर्बिसाइड भी यूज़ कर सकते हैं। ये हर्बिसाइड की तरह क्यों यूज़ हो रहे हैं? आपके मन में आएगा कि ये तो एक ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन है,
तो ये हर्बिसाइड की तरह कैसे यूज़ हो सकते हैं। तो बच्चों सबसे पहले तो ये सिंथेटिक ऑक्सिन है। इसका मतलब जब आप इसको हर्ब्स पे स्प्रे करेंगे तो ये क्या होंगे, उनके नेचुरल ऑक्सीजन से कम्पीट करना शुरू कर देंगे। और जब ये नेचुरल ऑक्सीजन से कम्पीट करेंगे, जो कि इनकी कंसंट्रेशन भी ज़्यादा है, आपने इसको बाहर से प्रोवाइड किया है, तो ये क्या होगा, उसकी प्लांट की ग्रोथ को बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा। और आपको पता है कि हर चीज़ का एक सही समय और सही वक्त होता है, और प्लांट की अचानक बढ़ी ग्रोथ प्लांट के न्यूट्रिशन से बैलेंस नहीं कर पाती है, और अचानक बढ़ने की वजह से पहले तो वो ग्रो करते हैं और उसके बाद फिर वो अचानक डाई कर जाते हैं, क्योंकि उतना न्यूट्रिशन नहीं बन हो पाता है, उतनी फोटोसिंथेसिस की रेट नहीं इंक्रीज कर पाती है, इस वजह से प्लांट अल्टीमेटली डाई हो जाता है। तो इस तरीके से ये एक हर्बिसाइड की तरह भी इसका रोल है। और अगर हम दूसरे रोल की बात करें तो इसमें फोटोट्रॉपिज्म और जियोट्रॉपिज्म। फोटोट्रॉपिज्म मतलब जो लाइट की तरफ इसका रिस्पांस है, लाइट से क्या रिस्पांस है, बेंडिंग, उसको फोटोट्रॉपिज्म कहते हैं। जियोट्रॉपिज्म जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये रूट टिप में है, तो रूट टिप में प्रेजेंट होने की वजह से ये पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है, और शूट टिप में प्रेजेंट होने की वजह से ये नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म शो करता है। उसके बाद इसको हम कह सकते हैं कि ये एपिकल डोमिनेंस में यूज़ हो रहा है। एपिकल डोमिनेंस यानी आपने देखा होगा जब कोई प्लांट ग्रो करता है तो उसमें फर्स्ट ग्रोन जो एपिसेस होती है वो ही सबसे ऊंची होती है, उसके बाद जो सेकेंड और थर्ड जो ब्रांचेस निकलती हैं वो फर्स्ट वाली ब्रांचेस से थोड़ा नीचे होती हैं, क्योंकि ये एपिकल डोमिनेंस भी शो करता है। यानी फर्स्ट वाली एपिसेस जो है वो सबसे ऊंची रहेगी, उसके बाद साइड ब्रांचेस उसके नीचे रहेंगी। रूट डिफरेंशिएशन का काम करता है, जैसे हम लोग स्टेम कटिंग से प्लांट लगाते हैं रोज़ में, जो बहुत कॉमन है। तो जो इनिशिएशन का काम करता है वो क्या है, वो वहाँ पर ये ऑक्सिन यूज़ होता है। ऑक्सिन रूट ग्रोथ को प्रमोट करता है। फ्लावर इनिशिएशन इन पाइनएप्पल, इसको रिपोर्ट किया गया है। अगर हम बात करें ऑक्सिन की, तो ऑक्सिन फीमेलनेस इन प्लांट भी क्रिएट करता है। इसका मतलब है कि ऑक्सिन के स्प्रे से फीमेल प्लांट्स की संख्या ज़्यादा बढ़ जाती है। और ऑक्सिन को टिश्यू कल्चर में बहुत वाइडली यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये सेल के डिफरेंशिएशन के वस्कुलर बंडल के बनने में बहुत हेल्पफुल होते हैं। तो इस तरह से ऑक्सिन जो है इसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है प्लांट वर्ल्ड में। और तो आज के इस वीडियो में हम लोग ने जाना कि प्लांट हार्मोन्स क्या हैं, और हमने सिर्फ ऑक्सिन के बारे में भी पढ़ा है। ऑक्सिन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको पता है ये वही एजेंट ऑरेंज है जिसको वियतनाम वॉर में यूज़ किया गया था। तो इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें जो 2,4-D और 2,4-T है, इसको एज अ केमिकल वेपन यूज़ किया गया था ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर, ड्यूरिंग द वियतनाम वॉर। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो जो हम इसके बाद करने जा रहे हैं उसमें हम अदर ग्रोथ हार्मोन्स के बारे में लेंगे। एक वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी और बोरिंग ना हो जाए, इसलिए हम वीडियो को छोटा छोटा रख रहे हैं ताकि आपको समझने में ईजी। तो अभी के लिए बस इतना ही। स्टे सेफ, स्टे हैप्पी, बाय बाय।